रिश्तेदारों का जो काम होता है वो काम उन्होंने नहीं किया। तुम्हारी बहू वीडियो बना रही है, हमने तुम्हारी बहू की वीडियो देखी है, शर्म नहीं आती? आदमी तो मरने की कगार पर है और इसको देखो वीडियो बना रही है। ये छोड़ के भागेगी इसको? आदमी तो बीमार हो गया, फायदा तो उठाएगी। इतना कुछ क्यों बोला जा रहा है मेरे बारे में? कैरेक्टर पर उंगलियां उठाना कोई भी औरत बर्दाश्त नहीं कर सकती। फेम चाहिए, फॉलोवर्स चाहिए, क्या होता है मुझे नहीं पता था, मुझे पैसे बनाने थे। नमस्कार, मेरा नाम पीहू यादव है। हाल फिलहाल मैं दिल्ली में नजफगढ़ में रहती हूँ। मेरी पैदाइश करीरा गांव की है जो कि महेंद्रगढ़ के पास है। मेरी पैदाइश एक छोटे से गांव में हुई थी जहां पर औरतों के लिए शायद आगे बढ़ना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। मैं एक ऐसी फैमिली से आती हूँ जहां पर हर चीज में रोक टोक की जाती है। लड़कियां ये नहीं कर सकती, लड़कियां वो नहीं कर सकती, ऐसे नहीं बैठ सकती, बहुत कुछ। धीरे धीरे वक्त बीता, मेरे अंदर अलग अलग टैलेंट्स आने लगे। कभी ड्राइंग का क्रेज चढ़ता था, कभी डांसिंग का, कभी सिंगिंग का। लेकिन लाइफ में जैसा मैंने आपको बताया कि जहाँ से मैं आती हूँ, जिस परिवार से, वहाँ पर इतना प्रायोरिटी नहीं दी जाती इन चीज़ों को। लड़की अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकती हैं। तो जब मैंने सिंगिंग में अपना ऑडिशंस देने शुरू करे, स्कूल में होता है, छोटे मोटे फंक्शंस होते रहते हैं, तो वहाँ पर मुझे अच्छा रिस्पांस मिलने लगा। हमारे जो म्यूज़िक टीचर थे वो बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते थे मुझे, तो उन्होंने हमेशा मुझे स्टेज में सबसे आगे रखा। जब भी प्रेयर वगैरह होती या कोई भी एनुअल फंक्शन होता, कुछ भी, तो धीरे धीरे मुझे लगा शायद यहीं पर इसी फील्ड में मुझे आगे बढ़ना है। तो मैंने एक डायरी बनाई। उस डायरी में मैं जितने भी फिल्मी गाने होते थे वो सब लिखती थी। मैं उस एग्जाम्पल देना चाहूँगी, दिल में मेरे है दर्द डिस्को सॉन्ग बहुत हिट हुआ था उस टाइम। वो मैंने अपने भाई को उस टाइम 50 रुपए की रिश्वत देकर लिखवाया था, क्योंकि हमारे घर में केबल नहीं होती थी। हमारी मम्मी दूरदर्शन चैनल जब भी होता था संडे को टीवी चलाती थी, जिसमें हम लोग सब बैठ के रंगोली देखते थे। तो वो सॉन्ग के लिए मुझे भाई को देनी पड़ी 50 रुपए की रिश्वत, और वो भाई अपने दोस्त से किसी से लिखवा के लेके आया और मुझे दे दिया वो पेज जिस पे गाना था। मैंने उसको डायरी में लिखा और उसकी प्रैक्टिस करती रहती थी मैं, क्योंकि मुझे बहुत शौक था। और जब भी मुझे कोई नया गाना पसंद आता ना, तो मैं उसको रिश्वत देती थी अपने पैसे जोड़ जोड़ के, और वो मुझे गाने लेके आके देता था। तो एक डायरी बन गई मेरी। अब मैं इस चीज से आप लोगों को स्टोरी क्यों बता रही हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि स्ट्रगल क्या था मेरा। उस डायरी में जितने गाने लिखे गए, एक दिन आए घर पे चाचा जी और उन्होंने वो डायरी देख ली और उन्होंने मेरी मम्मी को बोला, लड़की देखो फिल्मी गाने लिखती है, कैसे कैसे गाने लिखे हुए हैं, तुमने बिगाड़ रखा है, ध्यान नहीं दिया लड़की पे। इतना कुछ सुनने के बाद मेरी मम्मी ने मुझे कहा, कौन सी है वो डायरी? मैंने दे दी और मम्मी ने कहा, फाड़ दे इसे, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि कभी भी कोई भी मेरे बच्चों के बारे में कुछ भी बोले जिससे आगे शादी में दिक्कत आए। शादी बहुत बड़ा शब्द है, शादी। लड़की की शादी नहीं होगी अगर आप ऐसा करोगे, लड़की की शादी नहीं होगी अगर आपकी लड़की ऐसा कुछ करेगी। तो जिस दिन वो डायरी फटी, मेरी सिंगिंग का भूत उतर गया। मुझे पता चल गया कि इस फील्ड में मैं आगे नहीं बढ़ सकती। थोड़े टाइम वेट किया, फिर 6th क्लास में मुझे भूत चढ़ा एथलीट होने का। मैं हरियाणा से हूँ, ऑब्वियसली रेस, गेम, स्पोर्ट्स, हर चीज में इतना तो रहता ही हमारा स्टेमिना। तो अच्छी एथलीट थी मैं, और हमारे स्पोर्ट्स के सर ने मुझे बहुत अप्रिशिएट किया। अब जितने भी गेम्स होते थे रीजनल लेवल पे, उन सब में मेडल्स लेके आती थी मैं, जो कि मेरे पापा को नहीं पता था कि मैं गेम्स खेलती हूँ। मेडल मेरे आते रहे, सर्टिफिकेट्स मुझे मिलते रहे। लेकिन एक टाइम ऐसा आया जब मुझे अपॉर्चुनिटी मिली नेशनल लेवल पे जाने की। तो वहां पर कैंपेन्स कुछ हुआ करते थे कि 15 दिन के लिए आपके बच्चे को लेके जाएंगे, एनओसी दो, ऐसे करके कुछ। तो उस चीज के लिए मेरे पापा ने डिनाई कर दिया, नहीं खेलना। किसने कहा खेलने के लिए? नहीं भेजूंगा बाहर। वहां पर मेरा वो सपना भी खत्म हो गया। फिर आई कॉलेज की बारी। कॉलेज में जीन पहन के नहीं जा सकते आप जाओगे तो सिर्फ सूट पहन के जाओगे, या आप लड़कियों के कॉलेज में ही जा सकते हो। बहुत सारी बंदिशें। अब ऐसे करते करते उम्र हो गई 19 साल, कॉलेज के 2nd ईयर में पहुंच गई। स्ट्रिक्ट पेरेंट्स बहुत थे मेरे। लेकिन उस टाइम हुआ क्या, मेरी मम्मी एकदम विपरीत है। मेरी मम्मी बहुत सपोर्टिव हैं,
जो भी मेरी इच्छाएं होती थी, चाहे मैं एथलीट थी स्कूल में तो चुप चुप के मुझे भेजना, मुझे सपोर्ट करना। अगर मैं सिंगिंग में थी तो भी मुझे बहुत सपोर्ट करती थी। और आज भी मेरी मम्मी कहती है, अरे बेटा तू गाती बड़ा अच्छा है। वो बात अलग है कि आ, अपनी छाछ किसको खट्टी लगती है। तो कॉलेज में इतना कुछ होने के बाद पापा की हो गई मेरे पोस्टिंग। पहले मेरे पापा दिल्ली में ही जॉब थे और फिर पापा मेरे आर्मी में है, मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ। फिर मेरे पापा की पोस्टिंग हुई असम में, कभी मणिपुरम, असम, ऐसे होती रहती है। तो जैसे ही पापा गए मुझे अपॉर्चुनिटी मिल गई, हाँ अब मैं पहनूंगी जीन्स, अब मैं अपनी मर्जी के कपड़े पहन सकती हूँ क्योंकि मम्मी मेरी अलाउ करती है। मम्मी का है कि आज़ादी से जियो, बस मम्मी पापा का सर नहीं झुकना चाहिए, ऐसा कोई काम मत करना। सेकेंड ईयर में आते ही रिश्ते आने लग गए। रिश्ते पहले भी आते थे लेकिन वो सीरियस नहीं लेते थे पेरेंट्स, छोटी उम्र थी। तो जैसे ही मैं 19 साल की हुई रिश्ता आया मेरे लिए। मेरी मम्मी कहा था नहीं नहीं अभी तो बच्ची है, लेकिन जो बिचौलिए बोले जाते जो रिश्ता करवाते हैं, और मेरे पापा के एक बहुत क्लोज फ्रेंड थे, उन्होंने कहा ठीक है मत लो लेकिन एक बार आप देख लो, क्या पता पसंद आ जाए। तो सगाई करके आप कॉलेज कंप्लीट करवा देना बेटी का और फिर कर लेना। तो मेरी मम्मी को लगा चलो ठीक है, देखने में क्या हर्ज है, देख लेते हैं लड़का कैसा है कैसा नहीं है। तो लड़का था दिल्ली पुलिस में और सबने बहुत तारीफ की थी, लड़का बहुत अच्छा है, आप एक बार देखो। तो मेरे मम्मी पापा चले गए। यहाँ मैं बात कर रही हूँ अपने हस्बैंड की। अब मेरे मम्मी पापा चले गए देखने के लिए, मेरे मम्मी पापा को बहुत पसंद आ गए। उन्होंने कहा ठीक है भाई लड़का अच्छा है, अच्छा खासा दिखने में है, वेल सेटल जॉब है, दिल्ली पुलिस में तो कहते हैं आसानी से मिलते भी नहीं है। तो उनको पसंद आए, उन्होंने घर में आके मुझे बोला हमें तो पसंद है, बाकी एक बार तुम लोग मिल लेना, तुम्हें अच्छा लगे तो ठीक है, नहीं तो नहीं करेंगे। ये सिर्फ बोलने वाली बात थी। इनडायरेक्टली अगर आप अपने पेरेंट्स को ये बोलोगे मुझे नहीं पसंद है, तो माँ बाप के खिलाफ जाके तुम बात करोगे, माँ बाप तुम्हारे लिए गलत नहीं सोच सकते, ऐसा कुछ। तो बस एक तरीके से नाम नाम का बोल दिया गया था कि देख लो लड़का, नहीं पसंद आएगा तो तुम्हारी मर्जी, पसंद आएगा तो तुम्हारी मर्जी। लेकिन बात ये थी कि तुम्हें पसंद करना है, लड़का हमें पसंद है। ऑप्शन दूसरा था ही नहीं, ऑप्शन यही था कि आपको हाँ करना ही है। मेरे हस्बैंड आए, रिश्ता हो गया और 5 महीने के बाद मेरी शादी हो गई। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। मैं उन लड़कियों में से थी जिसके पास उस टाइम तक एंड्रॉयड फोन भी नहीं था। एंड्रॉयड फोन क्या होता है, कैसे चलाते, मुझे बस इतना पता था एंड्रॉयड फोन का मतलब है कि आप उसमें गेम्स खेल सकते हो, बस उसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता था। अब सगाई जैसे हुई, 5 महीने के बाद शादी हो गई। शादी होती वही नॉर्मल लाइफ मेरी चल रही थी, ऐसा कुछ था नहीं। कॉलेज मैंने कंटिन्यू रखा क्योंकि मेरे हस्बैंड ससुराल वाले सारे बहुत सपोर्टिव थे। उनका था कि आप एक गवर्नमेंट जॉब करो, आप पढ़ो अच्छे से, हमें कोई इशू नहीं है, हम चाहते हैं कि आप एक अच्छी जॉब लगो। तो मैं अपना कोचिंग जाती थी, कॉलेज जाती थी, कंटिन्यू रखती थी सब कुछ। फिर आया मेरी लाइफ में एक अलग मोड़। अब मैं आपको बताऊंगी कि मैं ये वीडियोस कैसे बनाना शुरू किया, इस फील्ड में मैं कैसे आई, क्योंकि गांव में मेरी शादी हुई थी, नजफगढ़ में, पपरावट गांव से मैं हूँ। वहां मेरी शादी हुई और वहां वीडियोस बना लो, मजाल है। वहां तो आप पजामा भी नहीं पहन सकते हो, इतना लंबा घूंघट है। तो वीडियोस बनाना तो बहुत दूर की बात है। तो लाइफ में एक मोड़ आया। मोड़ क्या था? मेरी शादी के 2 साल बाद हमें पता चला कि मेरे हस्बैंड को कैंसर है, ब्लड कैंसर, AML, एक्यूट लुकीमिया सॉरी, जो कि बहुत ही खतरनाक लेवल पे था। 80% कोई चांस नहीं थे सरवाइव करने के। 20% में से भी 10% था कि हाँ एकदम ठीक हो जाएंगे, 10% में ओल झोल था। अब ये चीज सुन के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि तब तक मेरी एक बच्ची भी थी जिसकी उम्र 1.5 साल थी। अब वहां समझ नहीं आ रहा था करना क्या है। गांव में एक चीज होती है, आपके पास लोग जैसी बीमारी का पता चलेंगे भर भर के आने लग जाएंगे, अरे बीमार हो गया, हमें बहुत बुरा लगा, रोएंगे। कुछ रोने की तो बात थी, बहुत बड़ी बीमारी है ये। अगर आप लोग इसके बारे में पूरी डिटेल्स निकालेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि कैंसर में भी सबसे खतरनाक वाला कैंसर ही होता है। वहां पर मुझे ये नहीं समझ आ रहा था कि अब मैं रोऊं या क्या रिएक्ट करूं। एक होता है सर पकड़ के बैठ जाना, एक होता है फैमिली का सहारा बनना,
इस बीमारी में जितना खर्चा हमारा लग रहा था, सरकारी नौकरी का आपको पता है क्या तनख्वाह होती है, मुट्ठी भर तनख्वाह होती है जिसमें से कितना खर्चा होता है, कितना कुछ होता है। तो अब उसमें इतनी सेविंग्स भी नहीं थी। मेरे ससुर जी ने, मेरे हस्बैंड की जो भी सेविंग्स थी सब ने बहुत कर लिया और लास्ट में एक ऐसा टाइम आने लगा कि खजाना खत्म हो रहा है, अब कैसे करेंगे। लेकिन हॉस्पिटल उस चीज का इंतजार नहीं करता है, हॉस्पिटल को चाहिए टाइम पे पेमेंट। इलाज चल रहा है, दवाइयां चल रही है, आप पैसे भरते रहो। अब ये चीज देख के रोज की टेंशन, करें क्या। अब मुझे था कि या तो मैं सर पकड़ के बैठ सकती हूँ या मैं सहारा बन सकती हूँ। उस टाइम मुझे था कि मुझे वीडियोस वगैरह की कोई नॉलेज नहीं थी, मैंने कभी कोई वीडियोस नहीं बनाई थी, ना मैं इस फील्ड में थी, ना ही मुझे नॉलेज थी, ना ही मैं एंड्रॉयड फोन के ऐसा कोई भूत सवार था मुझ पे, कुछ नहीं देखती थी मैं। मेरी फ्रेंड थी एक, मैं सबको कॉल किया करती थी कि मेरे हस्बैंड का ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप है, प्लेटलेट्स की नीड है, अगर आप लोग ब्लड दे सकते हो तो ब्लड की नीड है प्लीज, मैं सबको कॉल करती रहती थी। एक दिन मेरी फ्रेंड है, उसका अचानक कॉल आया, मैं हॉस्पिटल में थी, वो मुझे दीदी करके बोलती थी। उसने मुझे बोला, दी मैं आपकी ब्लड को लेकर तो कोई हेल्प नहीं कर सकती क्योंकि उसके भी ग्रुप में नॉन नहीं, ओ नेगेटिव बहुत ही रेयर आप लोगों को मिलेगा और प्लेटलेट्स ब्लड ग्रुप इजीली ऐसे नहीं चढ़ाया जा सकता किसी को, बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस होते हैं। तो उसने कहा दी पर मैं एक हेल्प कर सकती हूँ, मैं आपको एक प्लेटफॉर्म के बारे में बताती हूँ, आप उस पर वीडियोस बनाओगे ना तो आपको फाइनेंशियली हेल्प मिलेगा। और मुझे था कि मैं फैमिली को सपोर्ट करूं क्योंकि रोज का था, मेरे ससुर जी भी स्ट्रेस में रहते थे कि अरे कब तक ऐसे करेंगे, खाली होता जा रहा है बैंक, हॉस्पिटल को भी देना है, गवर्नमेंट जब तक भेज रही है तब तक तो हॉस्पिटल रोज ही एक चक्कर और एक कॉल कर देता था कि अमाउंट भरो अमाउंट भरो। तो मैंने कहा ठीक है, ट्राई करते हैं, कोशिश करते हैं। मैंने कहा ठीक है मैं करती हूँ। मैंने अपने हस्बैंड से बात करी, वो हॉस्पिटल में बेड पे लेटे हुए थे और मैंने उनको बोला कि ऐसे ऐसे ना वीडियो के लिए बोला है मुझे, तो मैं बना लूं क्या। उन्होंने कहा तुझे जो अच्छा लगे वो कर, क्योंकि उनकी नजरों में, सबकी नजरों में, इवन दो मेरी नजरों में भी ये था कहीं ना कहीं कि सर्वाइवल चांसेस बहुत कम है मेरे हस्बैंड की। लेकिन मैं वो 10% को ना सब कुछ मान के चल रही थी कि 10% 80% है और जो डॉक्टर ने 80% बोला है वो 10% है, क्योंकि कहते हैं ना पॉजिटिव एनर्जी बहुत बड़ी बात है। आपके आसपास अगर आप पॉजिटिव एनर्जी रखोगे तो वही होगा जो आप सोच रहे हो। मेरे हस्बैंड के दिमाग में यही था, नहीं लास्ट टाइम चल रहा है, तुझे जो करना है तू कर सकती है। तो मैंने वीडियो बनाना शुरू करा। एप्लीकेशन का नाम था उस टाइम वीमीट। अब मैंने एक वीडियो डाली, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, 2 वीडियो डाली, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। मेरा कोई नहीं था कि मुझे फेम चाहिए, फॉलोवर्स चाहिए, क्या होता है मुझे नहीं पता था। मुझे पैसे बनाने थे, अर्न करना था कि मैं फैमिली को सपोर्ट कर सकूं। अब वहां पर तीसरा दिन आया, तीसरे दिन मैंने वीडियो डाली, मैं सो गई। और वो वीडियो कहती, मैं हॉस्पिटल से थक हार के घर में आई, सर पे दुपट्टा है, सूट पहना हुआ है, अंधेरे में एक छोटी सी लाइट जल रही है और अपने शीशे के आगे मैंने वो वीडियो शूट करी, रात को पोस्ट करी और मैं सो गई। क्योंकि वीकली वो एप्लीकेशन पे कर रही थी, अब तो वो एप्लीकेशन नहीं है। उन्होंने बोला था आप जितनी वीडियो डालोगे वीकली बेस पे आपको पेमेंट मिलेगी, तो मेरा था ज्यादा से ज्यादा डालू, ज्यादा ज्यादा अर्निंग होगी। मैं वो वीडियो बना के डाल के सो गई। सुबह जब मैंने एप्लीकेशन खोली, मेरी वीडियो वायरल थी और मैं खुद हैरान थी, इतने सारे व्यूज, उस पे कम से कम 12 लाख व्यूज थे। बहुत बड़ी बात होती है 12 लाख व्यूज। और मैं उस टाइम इतना शॉक्ड हो गई थी कि अचानक वायरल हो गई, ऐसा तो कुछ था ही नहीं इस वीडियो में। लेकिन मैं सुबह 6 बजे उठ के, मुझे हॉस्पिटल जाना होता था, मैं सुबह 6 बजे उठ के हॉस्पिटल निकल गई और मुझे था चलो इस पे ज्यादा पैसे बन जाएंगे, एप्लीकेशन शायद इस पे अमाउंट देगी। मुझे नहीं था कि अच्छा वायरल हो गई है अच्छी बात है, नहीं ऐसा कुछ मेरे दिमाग में नहीं था। फिर आता है वीक का एंड और अमाउंट मेरे हाथ में आता है, मतलब बैंक में ट्रांसफर होता था अमाउंट, और वो आता है 4,000 रुपए, एक हफ्ते में 4,000 रुपए। मुझे लगा इससे क्या होगा, इससे तो कुछ नहीं होना, लेकिन तब तक लत लग चुकी थी वीडियो बनाने की। एक वीक और ट्राई करते हैं, क्या पता अगले वीक और अच्छा, इतनी वीडियो अब डाली, अगली वीक वीडियो डालूंगी तो और होगा कुछ। वीडियो डाली, अगले वीक में मुझे 6,000 की अर्निंग आई। फिर तब तक और लत लग चुकी थी,
और वो सारा अमाउंट मैंने अपने हस्बैंड को ट्रांसफर कर दिया। कुछ तो काम आएगा, ये आई है अर्निंग, रखो आप। तो आप इस हिसाब से लगा सकते हो 2 हफ्ते की 10,000 के करीब आ गई थी। तीसरे हफ्ते मुझे रिसीव होते 30,000 रुपीज, जो कि एक बड़ा अमाउंट है, और वो बहुत एक्साइटमेंट लेवल ही अलग था। लेकिन तब तक एक चीज और चल रही थी, यहाँ मुझे नेम फेम वीडियोस वायरल हो रही थी, जिससे मैं एकदम परे थी कि अच्छा लोग वीडियो देखते हैं, क्योंकि मैं खुद ही वीडियो किसी की नहीं देखती थी। मुझे क्या पता था कि मुझसे धुरंधर लोग बैठे हुए इधर। तो वीडियो हर जगह पहुंच चुकी थी मेरी, हर जगह, मतलब रिश्तेदारों में, ससुराल में हर जगह रिश्तेदारों में, मेरे मायके में हर जगह रिश्तेदारों में। मुझे तब तक था कि मैं तो सिर्फ मनी मेकिंग के लिए बना रही हूँ, मुझे कोई नॉलेज नहीं था। अचानक एक दिन कॉल आता है मेरे ससुराल की तरफ से, रिश्तेदारों की तरफ से, मेरे ससुर को और सास को, तुम्हारी बहू वीडियो बना रही है, हमने तुम्हारी बहू की वीडियो देखी है। अब मेरे सास ससुर को उस टाइम तक पता नहीं था, मुझे भी नहीं पता था, क्योंकि वो लोग तो एंड्रॉइड यूज ही नहीं करते, और मैंने हस्बैंड से ही परमिशन ली थी उस टाइम तक। तो उन्होंने मुझसे पूछा ऐसे ऐसे बात कर रहे हैं, तो मैंने कहा हाँ, मैंने अपने हस्बैंड से परमिशन ली थी उस टाइम, और ये रीजन था, इस वजह से मैंने वीडियो बनाई। लेकिन वो बात बहुत बड़ी हो गई थी। मेरे सास ससुर भी उस टाइम यही चाहते थे कि मेरा माइंड डाइवर्ट हो रहा है, मैं खुश हूं, और कहते हैं मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी, उनका मेन यही था। लेकिन जो रिश्तेदार थे, उन्होंने वो जो कहते हैं ना कि बारूद भर भर के जो बम बना रखा था, वो बम इतना खतरनाक था, और इस हद तक फटेगा मुझे नहीं पता था। रोज कॉल आने लगे, कभी कोई रिश्तेदारी, तो कहते हैं कि कहाँ कहाँ से कैसे कैसे निकल जाए पता ही नहीं चलता। हर कोई कॉल करके, कभी ससुर को, कभी सास को, कभी मेरे मायके से कॉल आ रहा है, कभी मेरे हस्बैंड के पास कॉल आ रहे हैं, वीडियो बनाती है, गलत बात है, शर्म नहीं आती तुम वीडियो बनवा रहे हो, घूंघट है, बहू कैसे मुंह दिखा के वीडियो बना सकती है, नहीं बना सकती। लेकिन मेरे हस्बैंड और मेरे सास ससुर, इन्होंने बहुत अच्छे से टैकल किया था उस चीज को। उन्होंने कहा कि हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें बता के कर रही है, छुप छुपा के नहीं कर रही है। तो जवाब मिलते गए तो ठीक है, लेकिन जो रिश्तेदारों की रिश्तेदारों में बात होती है, गांव में बात होती है, वो क्या क्या बात होती है, नचनिया है, पैसों के लिए कर रही है, शर्म नहीं आती, आदमी तो मरने की कगार पर है, और इसको देखो वीडियो बना रही है, ये छोड़ के भागेगी इसको, आदमी तो बीमार हो गया, फायदा तो उठाएगी। बहुत बुरी बुरी बातें, ऐसी ऐसी बातें जो शायद आपको झकझोर कर रख देगी। क्यों? छोटी बच्ची को घर पे छोड़ के जा रहे हो हॉस्पिटल में, आदमी बेड पर है, रोज डॉक्टर बोलता है आज प्लेटलेट्स 2,000 पे पहुंच गई है, इंटरनल ब्लीडिंग का चांस है, प्लेटलेट्स लेके आओ, प्लेटलेट्स मिल ही नहीं रही है, ब्लड लेके आओ, ब्लड मिल ही नहीं रहा है, रिश्तेदारों को बोलो और नेगेटिव है कोई दे दो, अरे नहीं नहीं, हम तो एक बार डोनेट कर चुके प्लेटलेट्स, हम नहीं प्लेटलेट्स डोनेट करेंगे, हम नहीं ब्लड डोनेट करेंगे। रिश्तेदारों का जो काम होता है वो काम उन्होंने नहीं किया। उन्होंने वो पानी में आग लगाना, चिंगारी में कहते हैं घी डालना, वो सारे काम तो उन्होंने बखूबी किए। जिस टाइम मुझे इन सब की जरूरत थी, कोई मेरे साथ नहीं था। भड़काने में हर कोई आगे था, बुराई करने में हर कोई आगे था, ऐसे ऐसे भारी भरकम शब्द जो मुझे अंदर से खत्म करते गए। ऐसा क्या गलत किया मैंने वीडियोस बनाकर? कुछ गलत नहीं किया, सर पे दुपट्टा होता था, सूट पहन के रखती थी, नॉर्मल लिपसिंग वीडियोस बनाया करती थी, लेकिन फिर भी इतना बुरा किसी के बारे में बोलना। लेकिन एक टाइम आया जब मैंने अपने हस्बैंड को बोला रोके कि बहुत ज्यादा हो रहा है, नहीं बर्दाश्त होता। उन्होंने कहा मैं तेरे साथ खड़ा हूं, जब तक मैं तेरे साथ हूं ना, तब तक तुझे किसी की सुनने की जरूरत नहीं है। वो मोमेंट एक ऐसा मोमेंट था कि मेरे अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी आ गई। ठीक है, रहना तो 4 दीवारी में ही है, हस्बैंड के साथ, ससुराल वालों के साथ, बाकियों का क्या देखना। लेकिन रोज आपके कानों में ऐसी ऐसी बातें आए ना कि वो तो घर छोड़ के भाग गई, उसका आदमी बीमार था, साथ नहीं दिया उसने। और लोग क्यों बोलते थे? क्योंकि उनको मैं दिखाई नहीं देती थी। सुबह तो 6 बजे तो मैं हॉस्पिटल पहुंच जाती थी। हस्बैंड ने तो बोल दिया। फिर दिमाग में चल रहा था, मेरे ससुर थोड़े स्ट्रिक्ट माइंड के,
उनकी भी कुछ ना कुछ बातें होती थी कि नहीं गलत है, लोग बातें तो कर ही रहे हैं, नहीं बनाना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ उनका ये भी था जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। अब इतना कुछ सुनने के बाद जब हस्बैंड ने मुझे बोला, उन्होंने मुझे पॉजिटिव एनर्जी दी तो मैंने कंटिन्यू रखा। अब अचानक क्या हुआ कि एप्लीकेशंस वालों की डिमांड बढ़ी। उन्होंने कहा कि अगर आपको हमारी एप्लीकेशन पे काम करना है और डिमांड माननी पड़ेगी, क्योंकि एप्लीकेशन बहुत अच्छा पे आउट देने लग गई थी मुझे, और उसकी वजह से मुझे बहुत सारी एप्लीकेशंस पे अपॉर्चुनिटीज मिली, मिलियंस में फॉलोवर्स चले गए, बहुत कुछ अचीव करने लगी मैं। 5-6 एप्लीकेशंस पे मैं काम करने लगी और जो भी नई एप्लीकेशंस आती थी वो सारी मुझे मेल करती थी या व्हाट्सएप के थ्रू वो लोग मुझे मैसेज करते थे कि आप प्लीज ज्वाइन कीजिए, हम ये आपको पे आउट देंगे। तो उसके थ्रू मुझे अर्निंग अच्छी आती थी, तो मेरा था कि ठीक है, नेम फेम आने लग गया। तो बहुत सारी एप्लीकेशंस हो गई थी, अर्निंग अच्छी आने लग रही थी, तो भाई डिमांड तो पूरी करनी थी। डिमांड आई कि अब आपको कैटेगरी मिलेगी, आप कोई भी अपनी मर्जी से वीडियो नहीं डाल सकते हो, कैटेगरी मिलेगी आपको। उस कैटेगरी में आपको चूज करना है फैशन वीडियो, कुकिंग वीडियो, डांस वीडियो। जो मैं लिपसिंग करती थी वो तो दूर दूर तक खत्म ही हो चुकी थी, नहीं कर सकते आप। अब मेकअप नहीं आता था, जैसा कि मैंने आपको बताया, जैसी फैमिली से मैं आई हूँ, सिंपल लड़कियां, फोन तक एंड्रॉयड नहीं, कुछ भी नहीं, मेकअप तो जीरो, कोई मतलब ही नहीं। फिर बात आई उसकी कुकिंग की, वो मैं कर नहीं सकती क्योंकि डेली 6 बजे, जैसा मैंने आपको बताया, हॉस्पिटल, कुकिंग पॉसिबल ही नहीं है। रह गया डांस, आता डांस भी नहीं था मुझे, लेकिन कुछ ना कुछ तो चूज करना ही था। मैंने चूज कर लिया डांस। सपना चौधरी मुझे बहुत पसंद थी, उनका डांस मुझे बहुत पसंद था। अब बॉलीवुड वॉलीवुड हिप हॉप स्टाइल कुछ नहीं आता मुझे, नॉर्मल हाँ डांस कर लिया, ठुमके मार लिए हरियाणवी गानों पर, उतना मुझे आता था क्योंकि सपना चौधरी बहुत फेमस हो रही थी और मैं भी उनकी फैन। अब मैंने उठा लिया कि भाई जो ये वीडियोस आएंगी वैसे ही डांस स्टेप्स कॉपी करके डाल दिया करूंगी। अब मैंने 2-3 गानों पे डांस की वीडियोस डाली, वो और वायरल। वो डांस वाली वीडियोस तो इतनी चली कि कहते हैं हर किसी के फोन में, जैसे सपना चौधरी मैम की वीडियोस घुमा करती थी ना, वैसे मेरी शॉर्ट वीडियोस घूमने लग गई, बहुत ज्यादा वायरल हो गई थी, सबको डांस बहुत पसंद आने लगा। फिर मेरे दिमाग में आई कि अगर मेरा डांस चल रहा है, हरियाणवी उस पे गानों पे चल रहा है, तो चलो इसी को कंटिन्यू करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या आ रही थी कि मैं हॉस्पिटल में रहते हुए डांस नहीं कर पा रही थी, जो थोड़ा बहुत मैं कर पाती थी उसको मैंने कंटिन्यू किया। फिर 6 महीने बाद मेरे हस्बैंड को डिस्चार्ज मिल जाता है, वो ठीक हो जाते हैं, जो कि बहुत ही कम सर्वाइवल चांस थे जिनके, उनको ठीक करके डॉक्टर घर भेज देते हैं। सबसे बड़ी बात थी कि ठीक होने का जो रीजन था, पॉजिटिविटी थी उनके पास, मुझे देख के खुश रहते थे, हम दोनों मिलके वीडियोस बनाते रहते थे। अब ये फिल्टर आ रहा है एप्लीकेशन पे, अब ये, तो हम दोनों का अच्छा टाइम पास होता था। 6 महीने बाद मेरे हस्बैंड ठीक होके घर पर आ जाते हैं, बहुत बड़ी अचीवमेंट थी हमारे लिए। फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही थी वो भी ठीक हो गई, हस्बैंड भी ठीक हो गए, घर पर आ गए। ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं कहूंगी बिल्कुल भी कि सब कुछ मैंने किया, मैंने अर्न किया तो उसकी वजह से ट्रीटमेंट हुआ, नहीं। फैमिली मेरी, ससुर जी, हस्बैंड, सबका सैलरी आती थी, सबकी सेविंग्स यूज होती थी, वहीं थोड़ी बहुत मेरी भी जो अर्निंग आती थी वो यूज होती थी। मेरा कोई बैंक अकाउंट भी नहीं हुआ करता था, मेरे हस्बैंड के अकाउंट में आता था। मैंने तो बैंक अकाउंट भी अब 1 साल पहले ही अपना खुलवाया। जैसे ही हस्बैंड घर पे आए, मैंने सोचा अब वैरायटी की जाए अपनी वीडियोस में। वैरायटी क्या थी, उस टाइम तक मेरे दिमाग से सब कुछ ठीक हो चुका था, हाँ हस्बैंड ठीक हो गया, सब कुछ ठीक हो गया, पैसा भी आ रहा है, लेकिन अब क्या? क्योंकि हमेशा से ना मेरे दिमाग में एक चीज चलती थी कि आप अपनी लाइफ में कुछ यूनिक करो। डांस सब कर रहे हैं, लिपसिंग सब कर रहे हैं, सबके पास अपना अपना एक कैटेगरी है, आप किस चीज में अलग हो? फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं गाँव में मेरी शादी हुई है, लोकेशन इतनी अच्छी है, पहनावा हमारा इतना अच्छा है, तो क्यों ना मैं इस चीज को आगे लेके जाऊं इस वीडियो के थ्रू। क्योंकि जब सबको वीडियोस मिल ही रही हैं, सब देख ही रहे हैं, तो करते हैं ना अपने हरियाणा को थोड़ा सा और आगे। वहां मैंने स्टार्ट किया अपना कल्चरल आउटफिट डाल के वीडियोस बनाना, खेती बाड़ी को दिखाना,
हरियाणा में जो बहुएं होती हैं वो अपनी लाइफ कैसे जी रही होती हैं, घूंघट निकाल के वीडियो बनाना, कई बार सास ससुर हैं उनके पैर दबा के वीडियोस बनाना, मतलब एक नॉर्मल जो बहुएं अपनी लाइफ में कर रही होती हैं, थोड़ा थोड़ा मैं वो कैटेगरी लेके आने लगी, डांस भी दिखाने लगी। तब तक इन प्लेटफॉर्म पे हरियाणा की कोई भी बहू नहीं थी, इकलौती मैं ही थी जो खतरनाक फेमस भी हो रखी थी और खतरनाक फिलहाल आप कह सकते हो बदनाम भी हो रखी थी, क्योंकि वीडियोस बनाना तो इतना बुरा काम है, इतना बुरा काम है कि अगर मुझे नचनिया वाला टैग मिल चुका था तो आप सोच सकते हो कि कितना बुरा होता होगा वो चीज। तो मैंने जब स्टार्ट किया, धीरे धीरे कुछ लोग थे जो आगे आने लगे, बहुओं को लगने लगा कि एक बहू आगे आई है, हरियाणा का कल्चर दिखा रही है, ये तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि जो जो अच्छी नजरों से देखेगा उसको आपका काम अच्छा लगेगा, जो गलत नजरों से देखेगा उसको आपका काम गलत ही लगेगा। जब मुझे ये चीज मुझे दिखने लगा कि लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं, अरे हम आपकी वीडियोस देखते हैं, आप तो बहुओं को आगे लेके जा रही हो, वरना घूंघट में ही रह जाती हैं, आपने बड़ी हिम्मत करी जो आप आगे निकल के आई। कदम कदम पे कांटे होते हैं ना, कहते हैं उन कांटों पे पैर रख के चल रही थी मैं, क्योंकि मेरे सपोर्ट में कोई नहीं था, ना मेरा मायका था, मेरे सास ससुर को छोड़कर ना ससुराल था, ना ही गांव वाले थे, सब मेरे अगेंस्ट थे, एकदम अगेंस्ट, बहुत गलत काम कर रही हूं मैं, नहीं कर सकती। लेकिन मेरा तो था कि चलो ठीक है, इस चार दीवारी के अंदर ही रहना है, क्या ना मुझे किसी के पास जाना, ना कोई मेरे पास आएगा, बोल रहे हैं बोलते रहे। फिर जब मैंने प्रॉपर हरियाणा की बहू वाला रोल दिखाने लगी अपनी वीडियोस में, हरियाणवी गाना, आउटफिट, खेती बाड़ी, सब कुछ जब मैं वीडियोस, तब धीरे धीरे बहुएं आगे आई। सबको लगा कि हाँ, हम भी वीडियोस बना सकते हैं। और सबसे पहली जो कहते हैं ना कि आपका काम का जो असर होता है वो मुझे मेरे पड़ोस से दिखने लगा। बहुएं उस टाइम तक स्कूटियां भी नहीं चलाती थी, आपकी बहू स्कूटी चला रही है, चालू है, आपकी बहू पजामी वाला सूट पहन रही है, चालू है, प्लाजो नहीं पहन सकती आपकी बहू, चालू है, बहुत कुछ, घूंघट निकाल रहे हो, चोटी नहीं दिख सकती आपकी, चोटी दिख रही है, बहुत फैशनेबल, कट स्लीव वगैरह के कपड़े वगैरह तो बहुत दूर की बात है। उस टाइम मैं थी जिसने कट स्लीव स्टार्ट किया। एक कहते हैं ना कदम आगे बढ़ाना, मन तो सबका करता है, लेकिन वो है ना कि जब तक किसी बहू की उड़ाई ना जा सके तब तक हम नहीं स्टार्ट करेंगे। पहले तो एक बदनाम होनी चाहिए, फिर उसके बाद किसी दूसरे में हिम्मत होती है, फिर तीसरे में, और फिर उसके बाद वो कहते हैं लहर दौड़ती है कि अब हम भी कर सकते हैं फैशन। फैशन करने का सबका मन करता है। फिर उसके बाद जब मैंने हर चीज में स्टेप्स बढ़ाने लगी, चाहे वो आउटफिट को लेकर हो, चाहे वो स्कूटी चलाना हो, चाहे बाहर जाकर वीडियोस बनाना हो, तो बहुएं भी आगे आई, उन्होंने भी अपनी वीडियोस बनानी शुरू करी। कहते हैं एक दिया होता है ना, उसके नीचे अंधेरा होता है। किसी ने मुझे बताई थी बात, मुझे खुद उस टाइम तक पता नहीं थी। मतलब मैं अगर जिस गांव में हूँ वहां के लोग शायद मुझे सपोर्ट ना करें, लेकिन बाहर जो मेरे नाम पे लोग करते हैं ना, अरे पीहू यादव आपकी वीडियोस इतनी अच्छी, जो अप्रिशिएशन मुझे और जो प्यार मुझे मिलता है ना, वो मुझे ससुराल में अड़ोस पड़ोस से या ससुराल वालों से इतना नहीं मिलता। तो आप लोगों से भी यही कहूंगी कि एक दिया होता है, उसके नीचे अंधेरा होता है, लेकिन साइड में उजाला ही उजाला होता है। आपको अपने परिवार को मनाना है, और परिवार से कहूंगी कि अपनी बहू को सपोर्ट करो। बाहर वाले क्या कहते हैं, रिश्तेदार क्या कहते हैं, छोड़ दो, लोगों की सुनोगे कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। आज वो आपको दबाएंगे, कल को आपकी बेटी को दबाएंगे, आपके बच्चों को दबाएंगे, और लोग बात करेंगे। आप अच्छा करोगे तो भी करेंगे, बुरा करोगे तो भी करेंगे, उनका काम है बात करने का। तो आप लोग अगर चाहते हो कि आपकी कामयाबी ना रुके, तो सिर्फ अपना टैलेंट देखो, अपना परिवार देखो, उसके आगे सब छोड़ दो। अगर मैंने लोगों की सुनी होती तो शायद आज मैं इस मंच पे ना होती। मैंने लोगों की नहीं सुनी, और मैंने कुछ गलत भी नहीं किया। जब तक परिवार ने कहा तुम सही कर रहे हो, मैं आगे बढ़ती रही, और आगे बढ़ी हूं, तभी आज मैं यहाँ पर खड़ी हूँ। अगर आप भी अपना टैलेंट ऐसे ही निखारोगे तो आप क्या पता मेरी जगह हो जाओ। It is said that when you educate a woman, you educate an entire generation. नारी सशक्तिकरण पर ये पंक्तियां हमारे दिल को जोश और हिम्मत से भर देती है। ऐसी ही हिम्मत भरी कहानी अभी हमने सुनी जोश टॉक्स पर, और हमें उससे काफ़ी प्रेरणा भी मिली। ऐसी ही कहानी है लक्ष्मी जी की, जिन्होंने CS करके बड़े शहर में वो आए जॉब का सपना लेके, पर उन्हें यहाँ जॉब नहीं मिल पाई। पर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी,
जोश के साथ उन्होंने कम्युनिकेशन स्किल्स पर काम किया और आज एक बड़ी कंपनी में वो काम कर रही हैं। आज की महिला दुनिया के साथ कदम से कदम मिला रही है। चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, कितनी भी प्रॉब्लम्स आए, अब हमें उड़ने से कोई नहीं रोक सकता। हाँ, अगर कुछ रोक सकता है तो वो है सही स्किल का ना होना। लेकिन अब जोश के साथ हमें कोई डर नहीं। लक्ष्मी जी की ही तरह कई स्टूडेंट्स जैसे कि वैशाली जी, नीला, प्रणाली, आरती और उषा जी ने मिलके जोश स्किल्स के साथ विभिन्न स्किल्स जैसे कि स्पोकन इंग्लिश, कम्युनिकेशन स्किल्स, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, फाइनेंस, बिजनेस बिल्डिंग सीख कर आज अपनी अलग पहचान बनाई है। अब स्पोकन इंग्लिश की ही बात कर लेते हैं। यहाँ पे आप लाखों स्टूडेंट्स के साथ डेली बोलने की प्रैक्टिस कर सकते हैं टू बिकम फ्लुएंट इन इंग्लिश कम्युनिकेशन। एक सेफ, स्मूथ एक्सपीरियंस और जोश के विश्वास के साथ। Every powerful woman has one thing in their heart, and that is Josh. Now you can also become successful by keeping Josh in your heart and in your phone. आज ही अपने जैसे लाखों स्टूडेंट के साथ भारत के नंबर 1 स्पोकन इंग्लिश लर्निंग ऐप जोश स्किल्स ऐप के साथ अपनी इंग्लिश लर्निंग जर्नी शुरू करें।